नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है नशा। ईश्वरी और विनोद गहरे दोस्त थे। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का दौलतमंद बेटा होने के कारण स्वभाव से बहुत ऐश्वर्य प्रिय और विलासी व्यक्ति था। अनुशासन उसे बहुत प्रिय था। अपने सिद्धांतों के कारण नौकरों की उद्दंडता उसे बर्दाश्त न थी। पर विनोद एक गरीब क्लर्क का बेटा होने के साथ ही बेहद शालीन, सौहार्द और विनम्रता से परिपूर्ण था। ईश्वरी और विनोद में बहुत गहरी दोस्ती के होने के साथ साथ अमीर गरीब की कोई भी भावना या दीवार बीच में ना थी। विनोद एक हॉस्टल के कमरे में रहता था। आज इस बार उसका हाथ कुछ तंग था। पैसे कौड़ी की बहुत परेशानी थी तो वह दशहरे की छुट्टी में अपने घर ना जा सका। ईश्वरी ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया तो वो सहर्ष तैयार हो गया। उसने सोचा आने वाली परीक्षाओं की तैयारी वहाँ कर लूँगा और हॉस्टल के एकांत से भी बच जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर लड़के दशहरे की छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए हैं। फिर ईश्वरी ने उसे आगाह किया कि देखो विनोद, एक बात का बहुत ख्याल रखना, वहाँ जमींदारों की निंदा ना करना, बस इस बात की आन बान को बनाए रखना। अब ईश्वरी की वजह से विनोद को ट्रेन में सेकंड क्लास डिब्बे में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी 9 बजे छूटनी थी तो रिफ्रेशमेंट रूम में दोनों खाना खाने के लिए गए। खाना खाने के दौरान खनसामों को भी विनोद के रंग ढंग व वेशभूषा को देखकर ये अंदाज़ा लगाते देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। विनोद उनकी निगाहों को तड़ गया था। उनकी पारखी आंखें विनोद से बहुत कुछ कह गईं। विनोद को उनके हाव भाव व गुस्ताखी बहुत बुरी लगी, पर ईश्वरी की वजह से खामोश रहा। ईश्वरी ने फिर बिल अदा किया। तब तक ट्रेन भी आ चुकी थी। फिर खानसामों ने ईश्वरी को सलाम ठोका और विनोद को देखा तक नहीं। इस अपमान से विनोद के मन में बहुत गुस्सा भरा था, पर मुंह पे कुछ ना बोला। अब भोर सवेरे मुरादाबाद ट्रेन पहुंच चुकी थी। स्टेशन पे कई लोग उन दोनों को लेने के लिए आए थे। वो स्वागत की तैयारी के लिए खड़े थे। उनमें से 2 भद्र पुरुष थे और 3 बेगार वाले। बेगार वालों ने उनका सामान उठा लिया और दोनों भद्र पुरुष, जिसमें एक रियासत अली और दूसरे ब्राह्मण राम हरख थे, दोनों ऐसी हकीर निगाहों से विनोद को देख रहे थे मानो कह रहे हों, ये हंस के साथ कौवा कैसे। विनोद ने उनके मन की बातें पढ़ ली, पर क्या कर सकता था, मजबूर था। ईश्वरी दोस्त था और उसकी शान में कहीं कोई गुस्ताखी नहीं होनी थी। उड़ती सी नज़र विनोद पर डालकर ईश्वरी से रियासत अली ने पूछा, ये क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने विनोद का बखान बढ़ा चढ़ा के किया कि हाँ, साथ साथ दोनों पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं। इन्हीं की बदौलत आज तक मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ। रियासत अली ने अर्धशंका से फिर ईश्वरी से पूछा, लेकिन इनके लिबास तो बेहद सादे हैं। शंका का निवारण करते हुए रियासत अली से ईश्वरी ने कहा, अजी पूछिए नहीं, महात्मा गांधी जी के भक्त हैं ये। खद्दड़ के अलावा कुछ इन्हें भाता ही नहीं। इनके सिवा ये कुछ पहनते ही नहीं। और तो और इन्होंने बाकी के सारे कपड़े अपने जला दिए हैं। और ये 2.5 लाख सालाना की रियासत के मालिक हैं। पर रियासत अली को फिर भी यकीन ना आया तो
ऐसी भाव भंगिमा से विनोद को देखा जैसे कोई उन्हें अभी अभी अनाथालय से पकड़ के ले आया हो। राम हरख भी पीछे ना रहे, सवालिया नजरों से विनोद को घूरते हुए बोले, वैसे अमीरों का ऐसा स्वभाव तो मैंने कभी इससे पहले देखा नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। इन हृदयघाती सवालों से ईश्वरी भी मन कटे जा रहे थे, पर डर ये था कि विनोद के लिए बोला गया सफेद झूठ पकड़ा ना जाए कहीं, इसलिए चुप ही रहे। फिर थोड़ी ही देर में अब घोड़ों पे सवार होना था। बेचारा विनोद कभी गधे तक पे न चढ़ा था, इसलिए डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। लेकिन ईश्वरी तो विनोद की रग रग से वाकिफ था, इसलिए घोड़ों पर जब दोनों सवार हुए तो जानबूझकर ईश्वरी ने अपने घोड़े की चाल बहुत धीमी रखी ताकि विनोद को कोई दिक्कत ना हो। अब विनोद की जान गले में फंसी थी कि कहीं घोड़ा मुझे गिरा ना दे या मुझे चोट ना लग जाए, पर सबके सामने कुछ जाहिर ना किया। काफ़ी देर चलने के बाद अब ईश्वरी का घर भी आ गया। घर क्या था, एक किले की तरह लग रहा था। बड़े से फाटक पे पहरेदार टहल रहा था। बेहिसाब नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे। द्वार पर एक हाथी भी बंधा था। फिर ईश्वरी ने विनोद का परिचय अपने पिता, चाचा, ताऊ इत्यादि से करवाया और ऐसी हवा बांधी कि सब घर वाले, नौकर चाकर व अन्य लोग विनोद का बहुत मान सम्मान करने लगे और हुजूर हुजूर दिन भर करते। फिर रात में जब थोड़ा सा एकांत मिला दोनों को, तो विनोद ने ईश्वरी से कहा, यार तुम बहुत शैतान हो, मेरी मिट्टी फलीत कर दी तुमने। तो ईश्वरी बोले, इन गधों के सामने यही चाल चलनी जरूरी थी, वरना कोई सीधे मुंह बात न करता। तभी वहाँ पैर दबाने के लिए एक नाई भी पहुंच गया। जिंदगी में पहली बार कोई विनोद के पैर दबा रहा था। अजीब से सुख से विनोद का हृदय एक सुखद एहसास से भर गया। फिर थोड़ी ही देर में खाने का बुलावा आ गया। जब ये खाने के लिए पहुंचे तो कहार ने बारी बारी दोनों के पैर धोए, तो विनोद को रईसों के इस नए अंदाज का भी ज्ञान हुआ। अब विनोद की पढ़ाई लिखाई और इम्तिहान की तैयारी तो दरकिनार रही। अब हर वक्त नौकरों के झुंड से घिरे रहते और शिकार खेलते, मछली पकड़ते, यही उनकी दिनचर्या हो गई थी और मनोरंजन करते। अब विनोद कभी कभी नौकरों पर नाराज भी होने लगा था। विनोद की आदत छोटे छोटे काम करने की भी छूट चुकी थी और वो ऐश्वर्य में खो चुका था। अब ईश्वरी के घर से आने वाले एक ठाकुर, जो कि बहुत मुंह लगे थे, उससे कुछ पूछने के लिए आतुर थे। ये बात विनोद को भी पता चल गई थी। एक दिन मौका मिलते ही ठाकुर ने विनोद से पूछा, महात्मा गांधी से संबंधित कुछ सवाल जवाब। तो विनोद ने बहुत ही संतुलित उत्तर दिए। अब ये तो पता नहीं कि ठाकुर जी उससे संतुष्ट हुए या नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, पर ठाकुर का मुंह देखकर ऐसा अंदाजा विनोद को लगा कि वो उसके किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। विनोद रात दिन मिलने वाली आराम तलबी और शान शौकत की वजह से काफ़ी हद तक खुद को भूल चुके थे और अपनी गरीबी को भी। नौकरों को किसी काम में ज़रा भी देर किसी भी बात की हो जाती तो उनको जलील करने में वो पीछे ना रहते। ईश्वरी भी उनको ये सब देखते रहते कि किस तरह से वो नौकरों से पेश आते हैं, फिर भी वो बीच में कुछ ना कहते।
और यही कहते कि तुम सही करते हो, इन गधों को रास्ते पर लाने के लिए ऐसा ही व्यवहार सही है। एक बार शाम ढलने पर अंधेरा होने लगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। ईश्वरी इत्तेफाक से उस दिन कहीं दावत में गए हुए थे, तो ईश्वरी के नौकर उनका दिया जलाते थे। उस दिन भी विनोद अकेले थे, तो विनोद के पास ही मेज पर लैंप रखा हुआ था, उस पर दिया सलाई भी पास में रखी थी, पर विनोद ने लैंप ना जलाया और नौकरों को आवाज़ दे रहे थे कि लैंप जला दो। तभी दैवयोग से मुंशी रियासत अली वहाँ आ गए। विनोद नीम अंधेरे में उन्हें पहचान न सका और सोचा कोई नौकर है, झुंझलाकर उन्हीं पे उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि उन्होंने घबरा के लैंप जला दिया। बेचारे रियासत अली अपमानित से ईश्वरी के कारण विनोद से कुछ ना बोल पाए और वहाँ से खामोशी से चले गए। अब धीरे धीरे छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थीं, वापसी का वक्त हो चुका था। बुझे मन से विनोद वापसी के लिए तैयार हो रहा था और आसमान से ज़मीन पर आने की कोशिश भी कर रहा था, और ये ज़रूरी भी था। लेकिन इस झूठे खेल में अमीरी की अमिट छाप विनोद के हृदय पर लग चुकी थी। जब गाड़ी में बैठे तो दुर्गा पूजा से लौटने के कारण ट्रेन में बहुत भीड़ थी। ट्रेन की छतों तक पर मुसाफिर बैठे थे, किसी भी डिब्बे में तिल रखने की जगह न थी। तभी एक आदमी जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा गट्ठर बंधा था, ट्रेन में जगह न होने के कारण वो एक कोने में आकर खड़ा हो गया और गट्ठर को रखने की नीचे कहीं जगह न मिली तो वो पीठ पर ही बंधा था। अब ट्रेन बार बार चल रही थी तो झटके लग रहे थे और वो गट्ठर विनोद के मुंह को बार बार छू रहा था, तो विनोद का पारा गुस्से में ऊपर चढ़ने लगा। फिर वो क्रोध में आकर उस व्यक्ति को डांटने लगा और बोला, अपना गट्ठर पीछे करो, हटाओ इसे, मेरे मुंह के पास बार बार क्यों ये लग रहा है, इसको हटा लो वरना अच्छा ना होगा। वो व्यक्ति कातर स्वर में बेबसी से बोला, कहीं भी जगह नहीं दिख रही है, मैं खुद कोने में खड़ा हूँ और तिल रखने की जगह नहीं है, फिर इस गट्ठर को कैसे और कहाँ रख दूँ। तो विनोद ने गुस्से से उबल के कहा, क्या पूरी ट्रेन में मेरा ही मुंह मिला है इस गट्ठर से रगड़ने के लिए? इसे तुरंत हटा लो वरना अच्छा ना होगा। अब मेरा सब्र ना आजमाओ, बहुत देर से झेल रहा हूँ, तुम्हें और इस गट्ठर को उठाकर फेंक दूंगा। फिर जब तक वो व्यक्ति कोई जवाब देता, ट्रेन में झटका लगा और वो गट्ठर विनोद के मुंह से फिर जोर से रगड़ गया और आगे पीछे हिलने लगा। फिर क्या था, विनोद के सब्र का पैमाना छलक ही गया। झटके से उठकर उसे विनोद ने पीछे ठेला और उस व्यक्ति के मुंह पर 2-4 तमाचे जोरदार जड़ दिए और बोला, शराफत की बात समझ में नहीं आ रही थी ना? अब कायदे से रहना वरना इससे भी बुरा हाल होगा। और उसको पीछे ढकेल दिया। वो व्यक्ति भी ऐंठ गया, बोला, मार क्यों रहे हो, हमने भी तो किराया दिया है ट्रेन में सफ़र करने का। उसको मुंह लगते देख विनोद के सब्र ने जवाब दे दिया और विनोद ने कहा कि चोरी और मुंह चोरी। फिर 3-4 तमाचे उसके मुंह पर और चढ़ दिए। अब तो जैसे सारे डिब्बे में हड़कंप मच गया और तूफान आ गया। एक बुद्धिजीवी विनोद से बोला, अरे क्यों मार रहे हो बार बार उस गरीब को? दोस्तों, आप सुन रहे हैं
जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। इतने नाजुक मिजाज थे तो अव्वल दर्जे का टिकट लेते। यहाँ क्यों बैठे हो? इस बेचारे का क्या कसूर है? आपने तो इंसानियत की हदें ही पार कर दी। इसकी वजह से बेचारा वो बार बार मार खा रहा है बेवजह। अगर मैं होता तो ईंट का जवाब पत्थर से देता। विनोद ने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, अजी बहुत नाजुक मिजाज मालूम पड़ते हैं, जनता के साथ नवाबी झाड़ रहे हैं। अंग्रेजी राज है ना, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं रहे। ये सारा फसाद देखकर और सरासर विनोद की गलती देखकर अब ईश्वरी ने भी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। फिर ईश्वरी ने धीरे से विनोद के कान में कहा कि तुम कितने मूर्ख हो। अब विनोद धरातल पर आ चुके थे और उन्हें अपनी नकली रईसी का नशा उतरता हुआ महसूस हो रहा था। साथियों, समझदार इंसान की समझदारी इसी में है कि वो जैसा देश वैसा वेश वाली कहावत को चरितार्थ करे, पर कभी कभी अपने संस्कारों को और व्यक्ति गुणों को कभी उनका हनन ना होने दे, ना ही किसी भी परिस्थिति में अपना संयम खोए, और हर एक के बीच सहज रहना ही मानवीय गुण की पहचान होती है। अगर आपको मेरी कहानी साथियों पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आज ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबको अपनी बहुत सी आशीषों और रहमतों से सराबोर करें। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, गमों के साए तक आपसे हमेशा जीवन भर दूर रहें, और नए वर्ष की खुशियाँ और कामयाबियाँ आपके संपूर्ण जीवन को आनंदित करते। अब साथियों, अगली कहानी में फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे थे जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।